नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। शराब के दौर में आपने कॉकटेल की बात जरूर सुनी होगी। कॉकटेल के जिक्र आपको कई बार एक नए ढंग के नशे से सरोबार करते होंगे, लेकिन अब जब दवाओं के मामले में कॉकटेल की बात हो रही हो तो आपको आश्चर्य होना लाजमी है। पर शराब कॉकटेल के रूप में भले ही आपको नुकसान कम करती हो, लेकिन कॉकटेल दवाएं आपको कितना नुकसान कर रही हैं ये जान के आपको आश्चर्य होगा। शायद ही कोई हो जिसने खुद को कॉकटेल दवाओं से बचा करके रखा हो। कॉकटेल दवाओं को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। बुखार, खांसी और कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये दवाएं भारत में धड़ल्ले से लिखी जा रही हैं। बाजार में एक से एक कॉम्बिनेशन वाली कॉकटेल दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन दवाओं में बहुत सी ऐसी हैं जो न सिर्फ फालतू हैं बल्कि सेहत के लिए नुकसानदायक भी हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए नेमुसुलाइड और पैरासीटामोल मिक्सचर गोलियों सहित 14 कॉकटेल दवाओं यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है, यानी ये कॉम्बिनेशन दवाएं बेवजह और फालतू हैं। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन या एफडीसी दवाएं वे होती हैं जिनमें एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक सक्रिय दवा सामग्री एपीआई का कॉम्बिनेशन होता है। मिसाल के तौर पर सोमो ब्रांड वाली गोली, इसमें पैरासीटामोल के साथ नेमुसलाइड मिला हुआ होता है। इस तरह की अनेक कॉम्बिनेशन दवाएं सरकार के प्रतिबंध के बाद भी बनाई और बेची जा रही हैं। एफडीसी दवाओं को लेकर के कई बार यह बहस हो चुकी है कि ये कॉम्बिनेशन दवाएं बनाई जानी चाहिए या नहीं। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में एफडीसी दवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध है। माना जाता है कि एफडीसी दवाएं सबसे अधिक भारत में बिकती हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो तुरंत आराम तो देती हैं पर आपके सेहत को बहुत नुकसान भी करती हैं। 2016 में सरकार ने 344 दवा कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यह घोषणा एक विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के बाद की गई थी। पैनल को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित किया गया था। पैनल ने कहा था कि इन दवाओं को बिना वैज्ञानिक डेटा के रोगियों को बेचा जा रहा था। केंद्र के आदेश को दवा निर्माताओं ने कोर्ट में चुनौती दी। वर्तमान में प्रतिबंधित 14 एफडीसी उन 344 दवाओं के कॉम्बिनेशन का ही हिस्सा है। एफडीसी तैयार करने के मूल सिद्धांत के बावजूद भारत दुनिया भर में एफडीसी दवाओं का सबसे बड़ा ग्राहक और उत्पादक बन गया। भारत में एफडीसी दवाओं की अनुमानित संख्या 6000 के आसपास है। समय समय पर की गई तमाम स्टडी यह बताती है कि इन एफडीसी दवाओं में कई बार वैज्ञानिक गुणों का उल्लंघन भी पाया गया है। देश में उदार लाइसेंसिंग प्रणाली का बेजा इस्तेमाल करते हुए कई बार विचित्र एफडीसी को जगह मिल जाती है। भारत के पास वर्तमान में बाजार में उपलब्ध एफडीसी, उनकी बिक्री व कारोबार और उपयोग के पैटर्न का सटीक डेटाबेस है ही नहीं। सबसे अधिक चिंता की बात है एफडीसी दवाएं रोगियों को अनावश्यक रूप से जोखिम में डालती हैं। उदाहरण के लिए नेमुसलाइड और पैरासीटामोल के फॉर्मुलेशन को देख सकते हैं। वैसे तो बुखार उतारने के लिए नेमुसलाइड ही पैरासीटामोल की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए इस दवा में पैरासीटामोल मिलाए जाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इससे किसी अतिरिक्त लाभ की संभावना नहीं है, बल्कि इससे आपकी सेहत को नुकसान ही पहुंचेगा। जबकि ऐसे कॉम्बिनेशन से रोगी के लिए हेपेटोटॉक्सिस जोखिम बन जाता है। इसी तरह डिक्लोफेनाक और सेराटोपेटिडेज के एफडीसी से रोगी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जलन और पेप्टिक अल्सर से गंभीर रक्तस्राव का खतरा होता है। क्विनोलोन और नाइट्रोमिडाजोल के एफडीसी की किसी भी मानक पुस्तक में सिफारिश नहीं की गई है। एंटीबायोटिक एफडीसी के इस तरह के अविवेकपूर्ण उपयोग से विषाणुओं के प्रतिरोधी स्ट्रेन तेजी से बढ़ सकते हैं, जो देश में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसका एक उदाहरण सिप्रोफ्लोक्सासिन प्रतिरोधी स्ट्रेन है, जिसने भारत में टाइफाइड बुखार के उपचार को एक कठिन और महंगा बना दिया है। एफडीसी दवाओं की इन कमियों को जानने के बाद जब भी आप डॉक्टर के पास पहुंचें तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि वो कौन सी दवाएं लिख रहे हैं। जो दवाएं लिख रहे हैं वो कॉम्बिनेशन दवाएं तो नहीं है। इन दवाओं का क्या नुकसान हो सकता है, यह दरियाफ्त भी कर लें कि इन दवाओं के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यह बात भी बिल्कुल ध्यान रखें कि इसके लिए कभी आप गूगल पर मत जाएं, क्योंकि गूगल पर जब आप जाएंगे किसी दवा के बारे में पढ़ेंगे तो हर अंग्रेजी दवा के साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा दिखाए गए हैं
इतने तरह के बताए गए हैं, हो सकता है जाने अनजाने आप मनोवैज्ञानिक रूप से उसके शिकार हो जाएं। सिर्फ डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर से बात करें। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।